देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लेक्चर चल रहा था, जहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की। इसके 2-3 टॉपिक हमारे रह गए थे, जो अभी इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, चूँकि हमारा डिस्कशन जो है वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। तब तक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके चलिएगा वहाँ पर, या करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है ए बंगलौर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, या फिर डी नई दिल्ली में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नीरी का हेडक्वार्टर जो है वह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और साथ ही साथ इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में। और नीरी का जो प्रमुख कार्य है वह है वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान और इससे संबंधित बीमारियों के बारे में, और साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषणों की रोकथाम के लिए रिसर्च और विकास करने के बारे में, या R&D करता है नीरी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। ठीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पर इसके निदेशक का नाम दिया हुआ है डॉक्टर राकेश कुमार। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में यह इसके निदेशक हैं अथवा नहीं। अगला प्रश्न है NEA, और चेक करके कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। NEA से आशय है ए नेशनल एनवायरनमेंट एक्ट, बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, या फिर डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। इसका गठन जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत किया गया था। यह NEA जो है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्य करता है, जिसके तहत यह किसी भी उद्योग के संचालन, उसके संचालन की प्रक्रिया या फिर उस पर लगाए गए प्रतिबंध आदि के संदर्भ में अपीलीय मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना या इसका गठन जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा फालतू की बातें इसमें की गई हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है ए जेनेवा में, बी रोम में, सी सिडनी में, या फिर डी टोक्यो में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ए जेनेवा। देखिए, 23 मार्च 1995 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय जो है वह लागू हुआ। और आगे चल करके उसके पहले ही आगे चल करके 17 मार्च 1951 को IMC यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी जो है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से WMO के नाम से अस्तित्व में आ
गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं इनके बारे में आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेप का मुख्यालय अवस्थित है ए जेनेवा में, बी काठमांडू में, सी नैरोबी में या फिर डी नई दिल्ली में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यूनेप या फिर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय जो है वह केन्या के नैरोबी में है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 को की गई थी और इसी की पहल से, यानी कि यूनेप की ही पहल है, वह विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग को याद करना पड़ता है वो, ठीक है, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस पड़ता है वह यूनेप की पहल के ही कारण मनाया जाता है। 1973 से लगातार हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं 5 जून को, ठीक है। और देखिए, यूनेप के अगर कार्यों के बारे में बात करें तो यूनेप देखिए यह विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है और साथ ही साथ इसके द्वारा ग्लोबल 500 के नाम से एक सूची दी जाती है या फिर ग्लोबल 500 पुरस्कार भी इसके द्वारा दिया जाता है। यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने मिल करके ही आईपीसीसी का गठन किया था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी यानी कि यूनेप के द्वारा मिल करके 1988 में किया गया था, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है यूनेप के बारे में जानने के लिए, जो प्रश्न आपको करने के लिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अभी अभी हमने देखा यूनेप का मुख्यालय जो है वह केन्या के नैरोबी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट, ईपीए का पूर्ण रूप है ए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, बी एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ईपीए का पूरा नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और यह जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। जानना जरूरी नहीं है, ठीक। बस खाली फुल फॉर्म जानते रहिए, जब चर्चा में आती हैं चीज़ें तब जो है पूछ लिया जाता है इनका पूरा नाम बस। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए एम्स्टर्डम, बी कैनबरा, सी ओटावा में या फिर डी नागासाकी में। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह है, अरे पेन तो मैं लिया ही नहीं हूँ, ऐसे ही बताने लग रहा हूँ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी 1971 में, ठीक है। और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक संस्था है। यह लगभग ग्रीन पीस इंटरनेशनल की अगर बात करें तो वर्तमान में यह लगभग 55 देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, जंगलों के प्रति बढ़ती दोहन की प्रवृत्ति को रोकना, निशस्त्रीकरण और शांति की स्थापना के लिए प्रयास करने के साथ साथ विषाक्त मुक्त भविष्य और सतत स्थायी कृषि को बढ़ावा देना भी है। और देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी सरकारी या कॉरपोरेट घराने से किसी भी प्रकार का फंड नहीं लेता है, ठीक है। तो फंडिंग इसकी किस प्रकार से होती है? तो यदि कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से या कोई संस्था जो है वह अनुदान स्वरूप इसको कोई सहायता देती है तभी ग्रीन पीस इंटरनेशनल उसको स्वीकार करता है, ठीक है। चलिए, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया? ए पेरिस फ्रांस, बी उलान बातर मंगोलिया, सी बीजिंग चीन, डी नैरोबी केन्या। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, 2019 में 11 से 5 मार्च 2019 के मध्य नैरोबी केन्या में UNEA 4 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिनियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीधा प्रश्नों की। और यहाँ पूछा जा रहा है कि एक सेकंड वेट करिए। तो चलिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ ए 1981 में, बी 1986 में, सी 1995 में या फिर डी 2000 में। चलिए, तो देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह वर्ष 1986 में लागू हुआ। इसका पूरा नाम है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, यह देखिए 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जो पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए या फिर उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत में इस अधिनियम को लाया गया था। हालांकि भोपाल गए तब तक इन्होंने इंतजार किया था, लेकिन जैसे ही भोपाल गैस त्रासदी हुई उसके तुरंत बाद जो है इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था। ठीक है, किसको? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। ठीक, इसी के तहत देखिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि अब आप या फिर यूं कह लीजिए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया निर्णयों को लेने के लिए, और इसको एक अम्ब्रेला या फिर छाता विधान भी कहा जाता है। क्योंकि जो है इसके द्वारा, यहाँ पर भी प्रश्न भी आएगा एक जगह छाता विधान को लेकर के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या फिर छाता विधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले विभिन्न राज्यों के पर्यावरण के संदर्भ में अपने अलग अलग नियम और कानून थे और केंद्र के अपने अलग नियम और व्यवस्थाएं थीं। तो उन सबको सामूहिक रूप से मिलाते हुए 1986 में इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। अगला प्रश्न है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो अभी हमने देखा इस अधिनियम को पारित किया गया 1986 में। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ वर्ष 1986 में। नेक्स्ट, ऊपर है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1986 में। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या फिर छाता विधान के नाम से। क्योंकि विभिन्न प्रकार के कानूनों को इसमें शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, बी, माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए आसान चीज़ों में समझिए पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो जैसे किसी भी चीज़ के जीन में परिवर्तन करके उसके गुणों में या उसकी गुणवत्ता में सुधार करने को, किसी भी जीव के जीनों में परिवर्तन करके उसकी क्वालिटी या फिर उसकी गुणवत्ता में सुधार करने को कहा जाता है, या किसी भी चीज़ की विकृति पैदा करने को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में आपको बता रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए कि यह कोई गुलाब का फूल है, ठीक है,
अब इसमें कुछ ऐसा या इसके जीन में कुछ ऐसा परिवर्तन या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए जिससे कि इस गुलाब के फूल से गेंदे के फूल की सुगंध आने लगे, तो इसी को कहा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। जिस प्रोसेस के माध्यम से यह कार्य किया गया उसको कहा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और यह जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन किया गया था। आगे चल करके इसका नाम बदल करके आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति कर दिया गया है 2010 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से ही, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पर देखिए कि इस अनुमोदन या फिर इस आकलन समिति द्वारा कार्य क्या क्या किया जाता है या किस प्रकार से कार्य किया जाता है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों या आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं उसको अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति के नाम से जाना जाएगा, या फिर ये शब्द रखे जाएंगे किसके स्थान पर, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के स्थान पर। देखिए, इसीलिए इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को या इस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन को मैं बाइकाट कर रहा हूँ, आपको अलग से सिंपल और साधारण भाषा में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। ए, वन नीति, बी, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा औद्योगिक नीति और चौथा शिक्षा नीति। नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है ए, 1 तथा 2, बी, 2 तथा 3, सी, 1, 2 तथा 3 या डी सभी चारों। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चार के चारों जो है वह पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण से संबंधित हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ नीचे देख लीजिए, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ए, 2008 में, बी, 2009 में, सी, 2010 में या फिर डी, 2011 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी को एनजीटी एक्ट 2010 के माध्यम से 2010 में स्थापित 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। यह पर्यावरणीय विवादों के अनुशासनिक मामलों सहित विशेषज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से परिपूर्ण है, ठीक है। ऐसे समझिए कि पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए विशेषज्ञता जो है यह रखती है, ठीक है। और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से कार्य करती है, न कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के माध्यम से। ध्यान रखिएगा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के माध्यम से कार्य करता है एनजीटी, ठीक है। और इसको बनाया गया था कि जो उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मुकदमे बार बार लगातार पर्यावरण से संबंधित आ रहे हैं उन मुकदमों को हटाने के लिए, या यूं कह दीजिए तो उच्च न्यायालयों के भार को कम करने के लिए, और इनडायरेक्टली अगर कह दीजिए तो उच्च न्यायालयों के अधिकारों को कम करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया था। एनजीटी के मामलों की सुनवाई के लिए आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, ठीक है। एनजीटी को यह आदेश या फिर यह निर्देश है कि वह 6 माह के अंदर अंदर सभी मुकदमों की सुनवाई जो है वह समाप्त कर ले, ठीक है। जैसे आज आपने किसी केस को फाइल किया है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर एनजीटी उस मुकदमे को समाप्त कर देगा और अपना डिसीजन दे देगा, ठीक है। और एनजीटी के देखिए
जो मुख्य पीठ है एनजीटी की वह स्थित है दिल्ली में, और इसके साथ साथ इसके 4 अन्य स्थल भी हैं जहां पर इसकी या फिर एनजीटी की पीठ या फिर बैठक होती है, और वह स्थल हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में एनजीटी की अन्य खंडपीठें या फिर अन्य पीठ स्थापित है, और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। ठीक है, एनजीटी के जो निर्णय होते हैं उसको चुनौती कहाँ दी जा सकती है, तो उसको चुनौती दी जा सकती है सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है, तो एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित पर्यावरण प्राधिकरण। ठीक है, या फिर न्यायाधिकरण। नेक्स्ट, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। सी, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। या डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेसिक का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में कोई भी औचित्य नहीं है। देखिए, स्वच्छ विकास युक्ति या फिर सीडीएम यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत बताया गया है, और इसके एनेक्जर 1 के तहत विकसित देश गैर एनेक्जर 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति की परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, और इन कार्बन क्रेडिटों का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सिंपल और आसान भाषा में समझिए तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की एक अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत जो औद्योगिक क्रांति वाले जो के समय के जो देश हैं या जिनके द्वारा इतिहास में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण कर दिया गया था और अभी भी उनके यहाँ प्रदूषण जारी है, वे जो है गैर विकसित देशों के अंतर्गत, या यूँ कह लीजिए तो कम प्रदूषित क्षेत्र, कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले देशों में कुछ न कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट लगाते हैं, और बदले में उनको कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है, जिसको वह अपने देश के कार्बन उत्सर्जन मानकों में से घटा देते हैं और अपनी प्रतिबद्धताओं को या अपने कमिटमेंट को प्राप्त करने के लिए दिखा देते हैं। और आसान भाषा में समझिए तो मान लीजिए कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपने जो है वह किसी से उधार लिया, फिलहाल आपका काम चलने लगा, तो इसी को कहा गया कार्बन क्रेडिट। ठीक, आपने इनसे कार्बन क्रेडिट लिया, आपका काम चल रहा है। ठीक है, आपने सामने वाले को बता दिया कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडाप्टेशन फंड की भी स्थापना की गई है, तो बीच से कैसे किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इसका यहाँ पर्यावरण में चर्चा करने का भी औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? ए, पहला, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, या फिर डी, 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है उसके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
जीवन के अधिकार के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ पर्यावरण अधिकार के अनुरूप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम को पारित किया गया था, या इस अधिनियम के अनुसार वह पारित होता है, कार्यान्वित होता है, ठीक है, या कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है, और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी किस प्रकार सीपीसीबी या केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? पहला, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश के तहत किया गया है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि सीपीसीबी भी एक सांविधिक संस्था है या फिर एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, सितंबर 1974 में, और यह जो है अपनी शक्तियां प्राप्त करता है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, जहां पर इसके कार्यों को भी बताया गया है। यह कुओं आदि की स्वच्छता, वायु प्रदूषण के निराकरण, जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उनकी स्वच्छता में सुधार आदि जो है, यह इसके विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, ठीक है। अगर प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें सीपीसीबी की, तो यह वायु गुणवत्ता या वायु प्रदूषण के रोकथाम को लेकर के काम करता है, जलीय गुणवत्ता या जलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य करता है, शहरी पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, औद्योगिक पर्यावरण को कम करने मेंटेन करने के लिए पर्यावरणीय योजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट या ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में कार्य करता है सीपीसीबी। वहीं एनजीटी के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई गई। यह भी एक अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था, इसीलिए यह भी एक सांविधिक संस्था है। नेक्स्ट, छोटा सा चैप्टर और एक छोटा सा टॉपिक, छोटे छोटे प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में, जिसमें कथन ए है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है, और डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे या वाटर लविंग प्लांट का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है, क्योंकि मौसम से जल कम हो गया और वह जलप्रिय तो थे ही। ठीक, नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए, शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी, प्रोटीन समृद्ध हों, सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, या डी, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। चलिए, इको मार्क देखिए बीआईएस के द्वारा 1991 से, बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है उन प्रोडक्ट्स को जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है ए, एग मार्क, बी, इको मार्क,
सी ISI मार्क या फिर डी वाटर मार्क। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इको मार्क। अगला प्रश्न, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलनों को गति मिली के लेखक हैं ए कैरोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रचल कार्सन या फिर डी राज गोपालन। चलिए देखिए, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं रचेल कार्सन और यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी वर्ष 1962 में। यह एक अमेरिका के जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद थे। नेक्स्ट, नगरीय एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए या डी उपर्युक्त सभी के लिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के लिए। देखिए, अतिनगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए ही हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है ए MJ ब्रैडशॉ, बी M निकोलसन, सी RH व्हिटेकर या फिर डी WM एडम्स। तो आंसर आप सबने देख ही लिया होगा। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक हैं WM एडम्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है ए मसानोबु फुकुओका, बी MS रंधावा, सी MS स्वामीनाथन या फिर डी नारमन बुरलॉग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मनासोबु फुकुओका। यह देखिए एक जापानी किसान और दार्शनिक थे, पूरा नाम मनासोबु फुकुओका। ये प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक माने जाते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजिप्ट। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसने अपनी ग्रीन आर्मी में 17 से 24 साल के युवाओं को, करीब करीब 20 से 25 हज़ार युवाओं को संगठित किया था और उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कार्यक्रम चलाए गए थे। नेक्स्ट, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी राजनीति एवं विकास या डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी राजनीति एवं विकास के बारे में 20वीं शताब्दी के 80 के मध्य जो है वह किसी भी प्रकार के नकारात्मक पक्ष पर इस पर चर्चा नहीं हुई थी। यहाँ देखिए, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिनमें शामिल थे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास और अन्य विभिन्न प्रकार के मुख्य विषय थे। लेकिन राजनीति एवं विकास इस चर्चा का विषय या उस समय नकारात्मक पक्षों में चर्चा का विषय में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है ए कर्नाटक में, बी कोंकण में, सी केरल में या फिर डी तमिलनाडु में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पलाचीमाड़ा जो है यह पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा था और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर हुआ क्या था, तो कोको कोला कंपनी की स्थापना हुई थी और जिस कारण इस क्षेत्र में सूखा आ गया था, क्योंकि वहाँ पर जल का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा था इस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, ग्रीनवाश इंगित करता है ए झूम कृषि की प्रोन्नति, बी नदी जल का शुद्धिकरण, सी हरियाली हटाना या डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन वॉश जो है वह इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण के झूठे वादे को। जैसे किसी ने आपसे वादा कर दिया, आपको भरोसा दिला दिया कि वह पर्यावरण को बचाएगा, लेकिन उसके द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया। देखिए, जहाँ एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, उसको कहा जाता है ग्रीन वॉश। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत में हरित गृह कृषि जो है वह पंजाब के द्वारा शुरू की गई थी 2001 के आसपास। देखिए, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां लगाई गई थी। अब यह प्रश्न नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीनडेक्स स्कोर 2009 के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? ए, यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता के व्यवहार का मापक है। या सी, यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम या योजनाओं का आकलन है। अथवा डी, यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिट के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। चलिए, तो इसका आंसर जो है वह आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा और एक प्रश्न भी आपसे रहेगा इसमें। देखिए, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय जो मतदान कंपनी है ग्लोब स्कैन, ठीक है, इनके द्वारा ग्रीन डेक्स स्कोर को जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें 2009 में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। इस ग्रीन डेक्स स्कोर में विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ताओं के व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। मतलब इस आधार पर कि उस देश के उपभोक्ता जो है वह किस प्रकार व्यवहार करते हैं पर्यावरण से संरक्षित सामानों को लेने या फिर पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप यह बताइए कि इस वर्ष ग्रीन डेक्स स्कोर में इंडिया को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हमने चर्चा की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह 1973 के बाद से लगातार मनाया जा रहा है। 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को ही। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय या जो थीम था वह था बायोडाइवर्सिटी, और 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का जो मेजबान देश था वह था कोलंबिया, और जर्मनी जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का साझेदार देश था। वहीं अगर थोड़ी सी बात कर लें हम लोग 2021 को लेकर के, तो बताइए ज़रा। तो चलिए देखिए, 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम होने वाली थी वह थी इकोसिस्टम रीजनरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, और जो मेजबान देश था वह था पाकिस्तान, और जो साझीदार देश था वह देश नहीं था, वह एक समूह था, संगठन था, यूनेप। ठीक, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। चलिए, धन्यवाद।